हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? इस क्वेश्चंस को पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया था, जो आपका 2017 में हुआ था। तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो उस धारा का नाम है 120 का। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता कि किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? दंगे की बात हो रही है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगे को परिभाषित किया गया है? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका धारा 159। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, धारा 159। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई? ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है धारा 302। धारा 302 भारतीय दंड संहिता की वह धारा है जो भारतीय संविधान की धारा 14 और 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। छल की सजा का संबंध निम्नलिखित में से आईपीसी की किस धारा से है? ये हमसे पूछा गया है। तो छल की सजा का संबंध निम्नलिखित में से आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा आपका धारा 417। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। धारा 417 भारतीय दंड संहिता की वह धारा है जो कि छल करने के लिए दंड का प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? जल्दी से बता दीजिए कि आपका एक्चुअल में सही आंसर क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर है वह है आपका भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरणा प्रावधान आईपीसी की किस धारा में दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, बस इतना काम है। बाकी पूरी तैयारी फ्री में है, आपको कहीं भी कुछ भी 1 रुपया नहीं लूंगा मैं। ध्यान रखना, यूपीएसआई के एंड तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता सारा मटेरियल फ्री में मिलेगा आपको। 1 रुपया भी आपसे अगर मैं ले लूं तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बस आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अच्छे से कमेंट कर देना। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा धारा 306। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट में कितने प्रकारों के चोटों को सम्मिलित किया गया है? देख लीजिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका 8। जी हाँ दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट के 8 प्रकारों की चोटों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? ये हमसे पूछा गया है, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव को बोला जाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका धारा 141। जी हाँ दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव यानी कि अन अनलॉफुल अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों आपके सामने। एक वर्द वदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जल्दी से बता दीजिए। एक वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध किससे है? तो ये है आईपीसी की धारा 363 से। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रामू सुवन के घर में खिड़की से घुसता है, तो रामू ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? जल्दी बता दो। रामू सुवन के घर में खिड़की से घुसता है, तो रामू ने कौन सा अपराध किया? सेंधमारी का अपराध किया। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है,
सेंधमारी को इंग्लिश में हाउस ब्रेकिंग बोलते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसको गिरफ्तार करने में गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है? जल्दी से बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने का अधिकार है? तो वो है आपका उक्त दोनों, यानी कि मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में। अगर इन दोनों को सजा अगर दी गई है और वो गिरफ्तारी से बच रहा है तो पुलिस को तुरंत एनकाउंटर यानी कि उसको मृत्यु पारित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मैकनोटन केस, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की दोस्तों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका जयदेव बनाम स्टेड, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन बच्चों? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त है, ये हमसे पूछा गया है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त है? तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका 1 अप्रैल 1974, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अप्रैल 1974 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी। यह उपबंध संहिता की धारा 1 के खंड 3 में किया गया है, अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने कि जमानतीय अपराध कौन से हैं, ये हमसे पूछा गया है। जल्दी बताओ, जमानतीय अपराध। तो जमानतीय अपराध की अगर हम बात करें तो जमानतीय अपराध जो है वो है आपके दाप्रासा की प्रथम अनुसूची में, जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है। डिस्क्रिप्टेड में आपको बता दे रहा हूँ, जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है तत्समय प्रवृत्ति की किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है, और अजमानतीय अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषित करती है किसको? जल्दी से बता दो, 2C किसको परिभाषित करती है? तो 2C जो है संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है किसकी? जल्दी बताओ, किसकी जांच की जाती है? तो ये की जाती है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें, असंदेह अपराध से अभिप्रेरित है क्या? ऐसा अपराध जिसमें एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। तो ये दे सकता है आपका 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या जुर्माने से जो किसी भी राशि तक का हो सकेगा, या दोनों, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्नलिखित में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत है, ये हमसे पूछा गया है। तो जल्दी से बता दो। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्षों से
अधिक हो या अनधिक हो, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ईमानदारी के साथ बताना, जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ उन क्वेश्चंस को करने में, सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है ना। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। तो ये कर सकेगा उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, यानी कि जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता हो, जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराध घोषित किया गया हो, या पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा करता हो, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये 3 ऑप्शंस दिए हैं, बिल्कुल ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। तो ये स्थापित करेगी केवल किस स्तर पर, राज्य तथा जिला स्तर पर, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चंस के दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों के गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है। तो जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका धारा 45, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चंस बच्चों आपके सामने, बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा यानी कटघरे में रखने की अवधि, अभिरक्षा यानी कि जेल में रखने की जो अनुमति है कितनी हो सकेगी। तो वह हो सकेगी आपकी कितनी, जल्दी से बता दीजिए। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका 24 घंटे, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके मूल विधि संविधान से संबंधित 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब आपको दोस्तों बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो इसकी सीरीज में अलग से चला दूंगा, यानी कि एक टेस्ट मूल विधि का मिलेगा, एक टेस्ट मिल जाएगा आपको उत्तर प्रदेश जीके का, और एक टेस्ट मिल जाएगा आपको बिल्कुल मिक्स। तो इस तरीके से मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने। क्वेश्चन है आपका कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष, सत्र न्यायालय के समक्ष, या 2 और 3 दोनों के समक्ष। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।